नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। किसानों के धरने को लेकर अब केंद्र सरकार ने कहा है कि रविवार तक कुछ अच्छी खबर आ सकती है, यानी बातचीत जो चल रही थी चंडीगढ़ में उससे कुछ अच्छे नतीजे आ सकते हैं। इस बीच दिल्ली में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है, उसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि जो प्रस्ताव सरकार लेकर आती है, भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है, उसमें किसानों के लिए वो क्या ऐलान करती है। लड़ाई एमएसपी की है। किसानों का यह कहना है कि एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो एमएसपी की लीगल गारंटी किसानों को देने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम उत्तराखंड के किसानों की बात करते हैं, यह बात उतनी ही सच है कि किसानों को उनकी मेहनत का, उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता, चाहे वो किसी भी तरह की क्रॉप हो। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी से गरिमा दसोनी जुड़ रही हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आने से मना कर दिया। उनका यह कहना था कि एमएसपी पे फिलहाल प्रवक्ताओं को बोलने से मना किया गया है। बहरहाल गरिमा जी, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। थोड़ा हैरान किया कांग्रेस पार्टी के इस बयान ने कि साहब अगर हम सत्ता में आए तो हम एमएसपी को लीगल कर देंगे, यानी जो 23 कॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है उसको हम लीगल गारंटी के तौर पे ले आएंगे। तो वाकई ये दिलचस्प था, क्योंकि 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ चुकी थी और 2006 से 2014 तक आपके पास 8 साल थे। इन 8 सालों में आप उसको लागू कर सकते थे। तो सबके मन में यह सवाल आया, क्या ये सिर्फ राजनीतिक लिहाज से दिया गया स्टेटमेंट है या वाकई आप गंभीर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं रमेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ चुकी थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी भी चीज को जबरन थोपने में विश्वास नहीं रखती। कांग्रेस पार्टी एक सर्व सहमति और स्वीकार्यता में विश्वास रखती है कि ये लोकतंत्र है और इसमें जितने बाकी विधायक हैं, राज्य हैं, क्योंकि हम एक संघीय व्यवस्था हैं और संघीय व्यवस्था में सबको साथ लेकर उनके मतों को लेकर आगे बढ़ना होता है। और पिछले दिनों बयान जारी किया मेरे कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश जी ने इस बाबत, जब उनसे भी सवाल किया गया कि आपने यूपीए 2 में या यूपीए 1 में आ गया था और यूपीए 2 में इसको आसानी से लागू किया जा सकता था, तो उन्होंने बहुत ही कन्विंसिंग आंसर दिया है कि हमने पहले समिति बैठाई और मुख्यमंत्रियों की बैठाई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता कर रहे थे नरेंद्र मोदी। उस कमिटी ने ही अपनी रिपोर्ट देने में 2011 लगा दिया। 2011 में जब रिपोर्ट आई तो उसके बाद उसको पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया और 2013 तक रमेश जी लगभग हम सहमति बना चुके थे। और हमने ये दिमाग में रखा था कि 2014 में यदि हमारी सरकार रिपीट होती है, क्योंकि आपको पता है 2013 एक चुनावी साल था और 2013 में कोई भी चीज लागू करना या अनाउंसमेंट करना वैसे ही होता जैसे हवा में तीर चलाना, क्योंकि जानकारी नहीं थी कि किसकी सरकार आएगी। और 2014 में हमने मन बनाया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। लेकिन वही कहते हैं ना कि हम सोचने में रह गए और सरकार उनकी बन गई। और जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी ने कैटेगोरिकली अपनी जो रिपोर्ट मुख्यमंत्रियों की सौंपी है उसमें कर रखा है इन बोल्ड कि इसको लागू किया जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इसके हिमायती दिखाई पड़ एज अ मुख्यमंत्री। लेकिन फिर क्या हो गया कि 2014 में व्हेन ही वाज जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, कि आपको जब सबसे ऊंचा पद मिला देश का तो आप अपनी बात से पीछे हट गए। ये वैसे ही है जैसे आपने 3 कृषि कानून ला दे और उस वक्त भी भाजपा के नेता प्रवक्ता ताली बजा रहे थे कि ये किसानों के बहुत लाभकारी होगा, लाभान्वित करने वाला होगा। जब मोदी जी ने तीनों काले कानून किसानों की एकता के सामने घुटने टेके और वापस लिए तो फिर उनको अप्लॉज किया गया कि लेकिन वाह मोदी जी वाह, आप तो बहुत ही संवेदनशील हैं, आपने किसानों के हित में अपना फैसला वापस ले लिया। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो कार्यकर्ता है वो आज की तारीख में विवेकहीन हो चुका है। जैसे सावन के अंधे को केवल हरा ही हरा दिखाई पड़ता है, उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी गान या मोदी जी की अंधभक्ति के अलावा और लेकिन कुछ नहीं दिखाई पड़ गरिमा रहा। जी, जब मैं एक छोटा जी सा आपसे निवेदन करूंगा। आपने कहा कि जयराम रमेश साहब ने बहुत कन्विंसिंग जवाब दिया, लेकिन उससे जी कन्विंस नहीं हुआ जा सकता। उसका कारण यह है
जब राष्ट्रीय जी विकास परिषद की बैठक हुई उस दौरान केवल एक कमेटी नहीं बनी थी, 3 अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, जिसमें एक एमएसपी कमेटी भी थी जिसको चेयर कर रहे थे तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब ये जी कहा जा सकता था कि देश के किसानों का मुद्दा सबसे प्राथमिकता में रखना होगा, हमें एक तय समय पर इसकी रिपोर्ट देनी है और उसके बाद हम जी 6 महीने में स्टैंडिंग कमेटी से रिपोर्ट चाहते हैं ताकि हम 2013 तक इसे लागू कर दें। यानी अगर जी इच्छा शक्ति हो तो आप तो एक तय टाइमलाइन में उसको लागू कर सकते थे। और ये वो दौर था जब किसानों में सुइसाइड के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे थे, खासकर महाराष्ट्र से, विदर्भ से। जी जी मैं एक उदाहरण के रूप में रमेश भाई आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरे उत्तराखंड को पता है कि गैरसैंण को अगर ठंडे बस्ते से बाहर निकाला तो वो कांग्रेस ने निकाला। 2012 तक गैरसैंण गैर था। 2012 में कांग्रेस की सरकार आई, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट की बैठक जो है टेंट और तंबू में गैरसैंण में की गई। उसके बाद उसी को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो जनहित में था, लाख मत भेद हो चाहे विजय बहुगुणा जी से माननीय हरीश रावत जी के, लेकिन क्योंकि वो जनहित में फैसला था, वो उत्तराखंड की मूल भावना थी, तो हरीश रावत जी ने वहां से टॉर्च आगे ली रिले रेस की तरह, और उन्होंने वहां इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं किया। मेरे ख्याल से देश का सबसे ब्यूटीफुल विधान भवन भराड़ीसैंण में है, लेकिन उसको जाते जाते तक भी वो गैरसैंण को ना ग्रीष्मकालीन राजधानी, ना शीतकालीन, ना पूर्णकालिक राजधानी घोषित नहीं कर पाए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो परिकल्पना लेकर बैठे हैं कि आप किस तरह से उसको लागू करेंगे, आपका जो परसेप्शन होता है कि आप किसानों में आम राय बनाएंगे, आप समाज के हर वर्ग में आम राय बनाएंगे, उसमें कहीं ना कहीं देरी कांग्रेस पार्टी से हुई और बात हाथ से निकल गई। 2014 में हमारी सरकार नहीं बनी, और बनती आपको तो मैं आपको आपको लगता है गारंटी के आज साथ। आज एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस होगा कि लोग पूछेंगे साहब आपके पास 8 साल थे तब आपने किया नहीं, अब आप सत्ता में नहीं है तो आप बाहर से इस बात का ऐलान कर रहे हैं, तो आप पे विश्वास कैसे देखिए, किया जाए? लोगों लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने किसानों का हजारों करोड़ रुपया लोन वेव ऑफ कर दिया। हमारे आज के जो कैमरा जीवी प्रधानमंत्री हैं, वो तो पूंजीपतियों का लोन वेव ऑफ कर रहे हैं, अमीरों का और रसूखदार लोगों का कर रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने किसानों का हजारों करोड़ लोन जो है, कर्ज जो है, माफ कर दिया, और उनको कहीं ना कहीं बल मिला उससे। और तो और जब पूरा विश्व मंदी में गया तो केवल भारत देश मंदी से इसलिए बच गया क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान देश है, क्योंकि 60 to 70% हम कृषि पर निर्भर देश हैं। इस वजह से हम अपने पैरों पर खड़े रहे, बाकी देश किस तरह से ताश के पत्ते की तरह ढह गए। तो ये भी एक दूरदर्शिता थी मनमोहन सिंह जी की। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम ये सोचते हैं कि जब गैरसैंण पूरी तरह से वहां अस्पताल भी हो जाएंगे, वहां स्कूल्स भी हो जाएंगे, वहां अधिकारियों के रिहाइश भी हो जाएगी, वहां ड्राइवरों और गनरों के लिए रहने का प्रबंध हो जाएगा, तो तब हम इसको पूरा करके उसके बाद हम गैरसैंण को पूर्णकालिक राजधानी घोषित करेंगे। ये हमारी परिकल्पना थी। नहीं तो उसको मुंह जबानी जमा खर्च में किया जाता है, जैसे त्रिवेंद्र जी करके चले गए, ये तो हरीश रावत जी कब के कर देते। और त्रिवेंद्र रावत जी भी तो हरीश रावत जी की ही आधारशिला पर उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करके गए, वरना एक ईंट भी नहीं लगाई त्रिवेंद्र जी की सरकार ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम गरम गरम बट खाकर मुंह बट जलाने में गरिमा जी, विश्वास नहीं अगर रखते। अगर मैं किसान, जैसे आपने रमेश आपने जी बात गैरसैंण का पूरी कर लूं, एग्जांपल दिया। रमेश जी आधा सेकंड, जी, आधा मिनट और लूंगी। प्लीज। जैसे नोटबंदी जो है, कैसे आनन फानन में रातों रात हम पर थोप दी गई और उसके रिपरकशंस हमने देखे। उससे कोई लाभ देश को नहीं हुआ, देशवासियों को नहीं हुआ, उल्टा लोगों को कतारों में लगना पड़ा, लोगों की जान गई, लोगों के घर में डोलियां नहीं उठी, लोगों के बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। तो हमने नोटबंदी के रिपरकशंस देखे। उसके बाद हमारे ऊपर थोप दिया गया जीएसटी। उस जीएसटी को आप अगर गूगल करेंगे तो 1200 से लेकर 1500 उसमें आज तक संशोधन हो चुके हैं, यानी कि बिना होमवर्क के आपने जीएसटी लागू किया, जिस पर आप आफ्टर थॉट में संशोधन पर संशोधन कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक दूसरी सोच रखती है, कांग्रेस पार्टी आम सहमति की सोच रखती है, कांग्रेस पार्टी एक कंप्लीट मसौदा तैयार करने में विश्वास रखती है, जिसकी वजह से थूक कर ना चाटना पड़े, जो मोदी सरकार अपने हर कदम पर कर बट रही है बट कि गरिमा चीजों जी, को मैं थोप आपसे रही एक है, एक और लागू बात कर रही है जी, और उसके बाद उसको मैं वापस आपसे ले रही है। आपसे मैं एक और बात करना चाहूंगा। अगर जी आप कह रहे हैं कि नोटबंदी, जीएसटी या 3 कृषि काले कानून जो आप कह रही हैं, अगर ये इतने ही खराब थे जनता की जी अदालत में, तो फिर जो मैंडेट होता है वो आपके पक्ष में कहीं नहीं जा रहा है, वो मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है।
अगर आज भी वो कह रहे हैं कि साहब एमएसपी लीगल गारंटी देना इतना आसान नहीं है, इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, वो इस बात की हिम्मत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस तो है कि इससे जो हमारा पॉलिटिकल अर्थमेटिक है वो नहीं बिगड़ने वाला। देखिए, आजकल मैं बहुत सोशल मीडिया पे देख रही थी रमेश जी। लोगों ने बहुत कड़वी लेकिन सच बात कही है। उन्होंने कहा है कि मंदिर बनाने से पेट नहीं भरता। तो हम लोग मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन हम अर्थव्यवस्था के मामले में कहाँ जा रहे हैं? क्यों वित्तीय संकट आ रहा है सरकार के सामने? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हमारे ऊपर कर्ज 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार ने 70 साल 70 72 साल राज करने के बाद, या सत्ता में रहने के बाद, जब नरेंद्र मोदी के हाथ पर टॉर्च थमाई, सत्ता की बागडोर दी, तो 58 या 60 करोड़ लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज था, और आज वो लगभग 200 लाख करोड़ हो गया है। ऐसी ऐसी कौन सी कुनीतियां हैं? उसको तो जड़ पर जाना पड़ेगा ना, कि अगर एमएसपी देने के लिए आपके पास वित्तीय संकट है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, इनके सारे वीडियोस आज सरफेस कर रहे हैं। वीडियोस नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जब वो एमएसपी की गारंटी की बात करते थे, जब वो किसानों के हित की बात करते थे, जब वो केंद्र सरकार को ललकारते थे नहीं, तो किसानों की आप कह रहे हैं आत्महत्या के आपने समय लोन पर। वेवर किया, वो कहते हैं हमने पीएम किसान सम्मान निधि दी। आपने कुछ किसानों का लोन वेव किया, वो कहते हैं हम हर किसान को सम्मान राशि दे रहे हैं 6,000 रुपए साल की। तो सम्मान निधि का कड़वा सच आपको शायद पता नहीं है। यहाँ जो कृषि मंत्री हैं, उनके विधानसभा में, मसूरी में, गणेश जोशी की विधानसभा में 200 से ज्यादा मृत किसानों के अकाउंट में किसान निधि चली गई। आरटीआई में खुलासा हुआ, एक बवाल मचा, राजनीतिक भूचाल आया। लेकिन ये न्यू नॉर्मल है। जनता को कुछ नहीं होता ये सुनकर कि कृषि मंत्री की अपनी गृह विधानसभा में, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं विधायक का, उस विधानसभा में 200 मृत किसानों के पैसा जा रहा है। हरिद्वार के एक विधानसभा में डीएम ने इस बात का खुलासा किया कि मरे हुए किसानों के खातों में पैसा जा रहा है। और जो पैसा जा रहा है वो पता है आपको प्रतिदिन कितना है? 27 रुपया। तो 27 रुपया अगर आप किसान को दे रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि 4-5 लोगों का परिवार वो 27 रुपये में पालेगा, तो इससे भद्दा मजाक किसान के साथ कोई हो नहीं सकता। आपने उसके उपकरणों को महंगा कर दिया, आपने किसान कृषि में यूज होने वाले उपकरणों पर जीएसटी लगा दी। तो ये विडंबना नहीं तो और क्या है? जो अन्नदाता हमारा पेट भरता है, आज उसके पेट पे आप लात मार रहे हैं। किसने मजबूर किया आखिर इन किसानों को, हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को इस तरह से सड़कों पर उतर? आज कितने दिन बीत गए, उन्होंने अपने खेत का मुंह तक नहीं देखा। और वो खेत का मुंह नहीं देखेंगे तो हम शायद थाली का मुंह नहीं देख पाएंगे। कल बिल्कुल आपने इतना ठीक कहा, अगर वो खेत का सब्जी मुंह नहीं दाल महंगी देखेंगे, हो हम सकती। थाली का मुंह नहीं जी देख पाएंगे। मैं एक पॉइंट जी आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो 23 कमोडिटीज हैं जिसका हम एमएसपी देते भी हैं और जिसके लिए एमएसपी को लीगल करने की बात हो रही है, ये जी टोटल कमोडिटीज का अगर हम देखें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 28% के आसपास है। यानी जी इसके अलावा अगर आप देखेंगी तो इसका मतलब ये जी हुआ कि जो 72% के आसपास है वो आपका, जिसमें मिल्क है, जिसमें पोल्ट्री है, जिसमें फिशरीज है। मैं एक बड़े जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था, उन्होंने कहा कल तो फिर जो मिल्क वाले हैं वो भी कहेंगे साहब हमें भी लीगल एमएसपी की गारंटी दो, जो पोल्ट्री वाले हैं वो भी कहेंगे हमें भी लीगल एमएसपी की गारंटी दो, जो फिशरीज वाले हैं वो भी हमें कहेंगे कि लीगली हमें एमएसपी की गारंटी दो, यानी हमारे लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो। तो इससे बाजार के क्या हाल होंगे? और एक और चिंता की बात है, ये ये डिमांड एंड नहीं सप्लाई का नहीं नहीं प्रोसेस है। नहीं मान रमेश लीजिए जी, आपने 23 रमेश जी। कमोडिटीज की लीगल एमएसपी लगा दी, मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं, जवाब आपको देना है। तो मैं दे रही हूँ जवाब। लोग उन्हीं उपज को का उत्पादन करेंगे जहां पर लीगल एमएसपी की गारंटी होगी, तो बाकी का क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल हैं। इसके 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 जवाब में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ रमेश जी, जो आपने बात कही वो बहुत हास्यास्पद बात है। इसलिए क्योंकि बिना मिल्क के आप रह सकते हैं, मैं भी रह सकती हूँ। बिना पोल्ट्री के आप रह सकते हैं, मैं भी रह सकती हूँ। बिना मछली खाए, बिना मुर्गी खाए आप भी रह सकते हैं, मैं भी रह सकती हूँ। पर बिना अन्न के कौन रह सकता है? ये तो ऐसी बात हो गई कि आप जो है मीट को या मिल्क को पानी और हवा से कंपेयर करने लगे, कि पानी और हवा और वो बराबर हैं। कहीं से कहीं तक नहीं। अनाज अनाज है, अनाज के बिना हम कुछ नहीं है।
और ये जो बाकी के चीजें आप गिना रहे हैं, इसके बिना भी जीवन चल सकता है, आम जन जीवन चल सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बार को हम दूध के बिना तो बिल्कुल सस्टेन कर सकते हैं, मैं सस्टेन कर सकती हूँ, आप सस्टेन कर सकते हैं, दूध छोड़ सकते हैं हम, लेकिन अनाज को कैसे छोड़ेंगे? तो जो अनाज पैदा कर रहा है, मेरा मतलब है कि तुलना बराबरी की होनी चाहिए। एक अन्नदाता को इतना नीचे लेवल पे अगर आप ले आएंगे कि उसकी कंपैरिजन आप ऐसे कमोडिटीज से करेंगे जिनके बिना लाइफ सस्टेनेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये औचित्यपूर्ण है। आप किसानों के बिना रह सकते हैं तो फिर वो बता दीजिए कि किसान चाहिए ही नहीं, अनाज चाहिए ही नहीं। आज हो क्या रहा है, मैं आपको रियलिटी बताऊं, हो क्या रहा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करती जी। हूँ। उत्तराखंड के गांव बंजर क्यों हो रहे हैं, खेती बंजर क्यों हो रही है? नंबर वन रीजन, जंगली जानवर, गुलदार का डर हो या जंगली सुअर, बंदर, ये सब इसकी वजह से। एंड नंबर टू, मुफ्त राशन की वजह से। क्योंकि मुफ्त राशन मिल रहा है तो किसी को काम करने की बट मैडम, जरूरत ये तो नहीं है आप ही खेत में। लेके आए ना। जो राष्ट्रीय खाद्य मैं सुरक्षा कानून है वो आपकी सरकार ने पारित किया, जिसकी चेयरमैन बस सोनिया गांधी थी, उनका ब्रेन चाइल्ड था ये, जो ये राष्ट्रीय बिल्कुल सुरक्षा बिल्कुल कानून था, राष्ट्रीय बिल्कुल खाद्य ठीक कह रहे सुरक्षा हैं कानून, सॉरी। आप। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे ये उसी उसमें तरह से मुझे है याद है, उसमें जैसे, हर्ष मंडेर थे, उसमें डॉक्टर एनसी सक्सेना थे, ये सारे लोग उसके पार्ट थे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बट हमने ये योजना शुरू करी बिलो पॉवर्टी लेवल लोगों के लिए। अभी आप देखिए कि अगर प्रधानमंत्री या स्मृति ईरानी मंचों से कहते हैं कि हम देश की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन खिला रहे हैं, तो फिर इस कगार पर आने की जरूरत क्यों पड़ी भारतवासियों को कि उनको आपके मुफ्त राशन पर डिपेंड होना पड़े? मतलब आप कह रहे ये हैं जिन्हें ये केंद्र सरकार 80 करोड़ का वो दावा करती है कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, आप कह रही हैं कि वो मुफ्त खोर हैं, उन्हें बिल्कुल मुफ्त राशन नहीं देना चाहिए, इससे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि मुफ्त राशन उनको दिया जाना चाहिए जिनकी जरूरत है। जैसे मेरी सरकार ने शुरू किया था गर्भवती महिला पोषण आहार, मेरी सरकार ने किया था वृद्ध महिला पोषण आहार, हमने उसमें मंडुआ भी, भट्ट भी, कुलथ भी, सब कुछ डाला। तो मंडुए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने का काम तो कांग्रेस की सरकार ने किया। अब आज ये उसको मिलेट मिलेट कहते रहे, तो मिलेट तो 10 प्रकार के होते हैं और मिलेट तो कहीं से भी लाए जा सकते हैं। तो मिलेट योजना जब धामी जी कहते हैं तो वो मडुए का प्रचार प्रसार नहीं है, वो मडुए का स्पॉन्सरशिप नहीं है, वो मडुए को आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट मिलेट मडुआ भी बोलकर तो मिलेट आप ही है ना। मडुए को है मडुआ भी तो मिलेट ही है, कि चौलाई भी तो मिलेट ही है। नहीं, मिलेट है, मैं वही तो आपको बोल रही हूँ, मिलेट है। लेकिन क्योंकि आपको उत्तराखंड के जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनको प्रोजेक्ट करना है, उनका प्रचार प्रसार करना है, तो आपको उसको मिलेट की परिधि में लाकर नहीं कर पाएंगे आप। आपको मडुए को मडुआ ही बोलना पड़ेगा, आपको भट्ट को भट्ट ही बोलना पड़ेगा, अगर आपको अपने उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों का प्रचार प्रसार करना है। मिलेट कह के आप बहुत बड़ा सर्कल ले लेते हैं, बहुत मुझे लगता है वो एक कंसोलिडेटेड वर्ड हो जाता है, जबकि हमें टारगेट उसको करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम गरिमा क्या जी, हो अगर रही हम है फ्रेंकली बात करें, आपको लगता कि है इन 24 सालों में जितनी भी कि सरकारें आई, उनका सबसे कि बड़ा फेल्योर ये रहा कि वो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल नहीं बना पाई, वो हॉर्टिकल्चर को सस्टेनेबल नहीं बना पाई। अगर जो लोग भी, आज मैं पहाड़ों में जब भी घूमता हूं, अपने युवा साथियों से बात करता हूं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो काम करने को तैयार हैं बट उनके पास मार्केट नहीं है। जैसे मैं आपको एक बागेश्वर के किसान की आत्मीयता सुनाता हूं, एक सेकेंड लूंगा। वो स्ट्रॉबेरी का, वो पूरा गांव बहुत अच्छा काम कर रहा है स्ट्रॉबेरी में, लेकिन आपको पता है उनकी मार्केट ही नहीं है। वो कीवी में बहुत अच्छा काम करे, उनकी मार्केट ही नहीं है। अब आप साहब, उनके पास मार्केट ही नहीं होगी, पूरा साल भर मेहनत कर दिया, जब आपका प्रोडक्शन हुआ, आपका मार्केट का प्राइस नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा? तो ये तो मैं सरकारों बताती का हूँ रमेश फेलियर जी, है। रमेश जी मैं बताती हूँ, मैंने भी इसमें काफी अध्ययन किया। और मैंने जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे तो मैंने उनको एक रिपोर्ट तैयार करके दी उत्तराखंड विजावी हिमाचल प्रदेश
क्या क्या कमी रह गई है उत्तराखंड में, जो हिमाचल हमसे आगे है और हम उसके पीछे हैं, क्योंकि भौगोलिक क्षमताएं विषमताएं सब एक समान है। हम लगभग दो बहनों की तरह हैं दोनों राज्य। लेकिन वो कमियां जब ढूंढने पर पता चला, और मेरी धामी जी से भी इस पर एट लेंथ बात हुई इस रिपोर्ट पर, तो मैंने धामी जी से कहा कि बाहर विदेश घूमने के बजाय, हमारे मंत्रियों को दर दर की ठोकरें खाने के बजाय, सिर्फ और सिर्फ एक डेलीगेशन हिमाचल भेज दीजिए। वहां देखिए वो अपने फलों को कितना सहेज के और कितना मल्टी यूज अपने फलों का करते हैं, या अपने किसानी का करते हैं, अपनी खेती का करते हैं। हाउ आर दे मोर सक्सेसफुल? तो पहली बात तो ये कि जब हम वाइनरी लगाने की बात करते हैं, आपसे मेरे पहले भी आपकी डिबेट में ये बात हो चुकी है कि हरीश रावत सरकार ने जैसे ही कहा कि स्कॉटलैंड यार्ड आज इसलिए जाना जाता है क्योंकि स्कॉटलैंड की स्कॉच बहुत फेमस है। तो अगर हमारी इकोनॉमी, क्या हरीश रावत के शराब की फैक्ट्री या वाइनरी ना लगाने से यहाँ ड्राई हो जाएगा उत्तराखंड, यहाँ पीना बंद हो जाएगा लोगों का? तो अगर ये हम तो अपने नेताओं का अपने क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है गरिमा जी, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इसमें अंडर टेबल डील होती है इन सब कामों में, इसलिए लोगों को इन पे नहीं शक नहीं होता नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं जो नहीं नहीं क्रेडिबिलिटी इसमें क्राइसिस है, उस कोई वक्त भी नेता इस मैं क्रेडिबिलिटी बता तो रही हूँ क्राइसिस से आपको। कम उत्तराखंड में बाहर मैं नहीं बता निकल रही पाया। हूँ, हमारा हमारा नींबू माल्टा गलगल जब पक जाता है, गिर जाता है, सड़ जाता है, उसका उसका बहुत अच्छा वाइनरी बन सकती थी। हरीश रावत जी ने जैसे ही ये प्रस्ताव रखा, इतना विरोध हो गया, इतना विरोध हो गया विपक्षी दलों के द्वारा कि बिल्कुल ही नशाखोर मुख्यमंत्री के रूप में फेमस हो गए। भांग की खेती करूंगा कहा, भांग की खेती से ये फायदे होंगे उत्तराखंड को कहा, तो अजय भट्ट जी कूद पड़े कि लो ये अब नशेड़ी बनाएगा उत्तराखंड को, ये भांग खाने वाला बनाएगा। यानी कि लोगों में उसमें लार्जर पिक्चर नहीं दिखती कि बट ये तो इकोनॉमी कितनी हम गरिमा जी, सस्टेनेबल कर लेंगे, ये तो अपनी अपने सरकार का, पैरों पे हम मैं तो खड़े हो जाएंगे। इसको इसमें मैं लोगों की थोड़ा दिक्कत मानता हूं। ये तो सरकार का फेलियर है। आप जनता को कन्विंस करिए, अपोजिशन क्या कह रहा है उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा। आपकी विश्वसनीयता ये होनी चाहिए कि आप उत्तराखंड की जनता को कन्विंस करिए कि साहब मैं एक एक कदम जो उठा रहा हूं वो आपके आर्थिक विकास के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी पहाड़ की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए उठा रहा हूं। ये क्रेडिबिलिटी क्यों बिल्कुल। नहीं है, और वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि अब मैंने सुना है कि भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत की राह यानी कि कांग्रेस का अनुसरण कर रही। अब वाइनरी बनेंगी, अब यहाँ बियर बनेंगी, अब यहाँ सब कुछ होगा। अब मैंने सुना है कि सारा प्रस्ताव पारित हो गया, यहाँ यहाँ फैक्ट्रीज डलेंगी वाइन की, तो अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस टाइम पर हम गरिमा जी, नशे यहां तो को बढ़ावा दे यहां रहे अच्छा खासा कंजम्पशन है, फिर दिक्कत किस बात की? जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन में हैं। क्या आपको दिक्कत है? ये तो आपको कन्विंस करना हाँ, पड़ेगा, या तो आप कंज्यूम ही मत करिए। इनफैक्ट आप बिजली की तरह ये भी दूसरे प्रदेशों को सप्लाई कर सकते थे और डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल हो जाती। जो आज भी हमें याचक की तरह केंद्र सरकार को देखना पड़ता है, हर योजना के लिए झोली फैलानी पड़ती है उनके आगे, वो करने की जरूरत नहीं होती। मैं हिमाचल की बात कर रही थी रमेश भाई, ये जब मैं कर रही थी अध्ययन, तो वहां सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे दिखाई पड़ा, जो डिफरेंस दिखाई पड़ा उत्तराखंड और हिमाचल में, वो यही था कि वहां विपणन की बहुत अच्छी सुविधा है। वहां एक एक गांव कस्बे तक सड़क जाती है, और सड़क जाने की वजह से व्हीकल्स पहुंच पाते हैं, माल ताजा ताजा उठता है और उसको मार्केट मिलता है। दैट इज द ओनली थिंग दे हैव डन। तो सतपाल महाराज जो वैंकूवर और मैनचेस्टर घूमते फिरते हैं, धन सिंह रावत जो दुबई घूम रहे फिर रहे हैं, भाई दूसरे देशों से हमारा क्या मुकाबला? पहले समकक्ष तो आइए, अपने बराबरी के प्रदेशों के समकक्ष तो आइए, फिर इसको आप जो है वैंकूवर और मैनचेस्टर बनाते रहिएगा। कभी कहते हैं कि ऐसा सी प्लेन उड़ाएंगे, टिहरी झील में उड़ाएंगे, कभी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, और डीपीआर जो 2016 में मेट्रो ट्रेन की तैयार हो गई, उसको तक आप फॉलो अप नहीं कर पाए, और आज केंद्र सरकार ने मेट्रो ट्रेन के लिए तक आपको ठेंगा दिखा दिया, ये कह दिया कि मेट्रो ट्रेन का बट प्रोजेक्ट हम गरिमा नहीं जी, ले पाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जनता जनार्दन का दिल जीत पा रहे हैं या नहीं जीत पा रहे हैं। उसमें आप लोग फेल हो रहे हैं एक के बाद एक। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, अब नहीं, लोकसभा चुनाव सामने है। आप लोगों को, मुझे पता लगा कि अभी तक कैंडिडेट नहीं मिलने। खैर ये पॉलिटिकल बात है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, बिकॉज हम इसको कॉन्सेंट्रेट कैंडिडेट करें। तो उनके भी घोषित नहीं हुए, कैंडिडेट तो उनके वहां भी कतार है, हमारे वहां भी कतार है, और ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। जरूर कांग्रेस के पास नए चेहरे हैं, सेकंड लाइन लीडरशिप है, क्या प्रॉब्लम है?
नए लोग आएंगे, नई लीडरशिप तैयार होगी, क्यों हमने पुराने लोगों पर दांव खेलना है बार बार? तो मुझे इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, वहां भी सिर्फ उटव्वल हो रही है, और यहाँ भी शुभ संकेत ये हैं कि एक एक सीट पर 7-7, 8-8 दावेदार हैं, और अखबार दो एक नाम छाप रहे, दो एक छोड़ दे रहे। जैसे पौड़ी सीट पर मैं देख रही थी आज के समाचार पत्रों ने धीरेन्द्र प्रताप और ज्योति रौतेला छाप रखा है। भाई क्यों? मनीष खंडूरी जी ने दावेदारी की है, प्रेम भकुंडी जी ने दावेदारी की है, गणेश गोदयाल जी वहां से हमारे प्रमुख कैंडिडेट हो सकते हैं, हमारे राजेंद्र भंडारी जी शेरे गढ़वाल है। तो हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं और कहीं कोई कमी नहीं है कैंडिडेट्स की। वो तो केवल आकलन और तोलना चल रहा है अभी कि कौन जिताऊ हो सकता है, कौन टक्कर दे सकता है। और जहां तक आपने कहा कि हम जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आपने वो कहावत सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया उनके पास है क्योंकि संसाधन उनके पास है। आपने कल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखी होगी जहां थोड़ा बहुत जितना उनके मुकाबले में, तो हमारे पास नाखून बराबर भी नहीं है, पर जितना है उसको भी फ्रीज कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये बौखलाहट और ये डर नहीं तो और ठीक क्या है? ठीक 400 पार की बात करने वाले लोगों के अंदर इतना आत्मविश्वास भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर वो प्रदर्शन करेंगे। आत्मविश्वास की कमी ही तो है। जो जोड़ जंतर करके कभी हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बाधित किया जाता है, माननीय राहुल गांधी जी के कार्यक्रमों को विफल बनाने के लिए मैनेजमेंट्स को फोन, जब वो यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर प्रस्तावित होता है तो यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन चला जाता है बिल्कुल कि राहुल गांधी तुम्हारे वहां नहीं ठीक आने चाहिए। जब वो कहीं जाते तो उनकी यात्रा को बाधित करने के लिए, उनको यातनाएं देने के लिए हर तरह की ठीक एड़ी है चोटी का जोर लगाया गरिमा जा जी, रहा है। कुल और अब तो मिलाकर शायद बिल्कुल देश के इतिहास में ये पहली बार होगा कि सत्तारूढ़ दल ने मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, और इसमें अधिकारियों की भूमिका बहुत संदेहास्पद है। रमेश भाई, आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से कहना चाहती हूँ, सरकारें जाती हैं और आती हैं, सरकारें कोई चिपकी नहीं रहती कुर्सी से। तो ऐसे में आपका सत्तारूढ़ दल के एजेंट बनना, उनका माउथ पीस बनना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काला अध्याय है देश के ठीक लिए कि जी लोकतंत्र में आप विपक्ष को जीने नहीं देना चाहते। ओके गरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के साथ आपके जो शेरे पौड़ी हैं और शेरे हरिद्वार हैं, शेरे कुमाऊं हैं, या जो भी है जितने भी हैं, ये छोटी सी बात इनकी रमेश भाई दहाड़ जो है आपसे। वो जनता सुने। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनकी थैंक यू, दहाड़ थैंक जनता यू, सुने, और निष्पक्ष थैंक तौर यू। पे जो अच्छे लोग हैं वो हमारी पार्लियामेंट में जानी चाहिए। वो बिल्कुल देश चुने की बड़ी जाने चाहिए। बड़ी संसद हाँ, है, अब पार्टी लेवल बिल्कुल वो अच्छे लोग देश की चुने जाने सबसे बड़ी चाहिए, अच्छे लोग संसद है। अगर राजनीति। वहां कोई बोले तो साहब हमें गर्व होना चाहिए कि वो मेरा उत्तराखंडी आज लोकसभा में गरज रहा था, उसने उत्तराखंड के इन मसाइलों को लोकसभा में उठाया। ये दिन कब बिल्कुल हम देखेंगे, इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। गरिमा जी, नहीं हम्म रमेश भाई, उसमें क्या प्रॉब्लम है पता है आपको? अगर विधायकों ने और पांचों सांसदों ने अपने कार्यकाल के दौरान क्रियाशीलता दिखाई होती, सक्रियता दिखाई होती, अपने संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों की सुध ली होती, तो आज मुख्यमंत्री को दर दर ईजा बेणी बुआरी ये कार्यक्रम करने के लिए नहीं दौड़ना होता। ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री पूरा 4x4 लगा के घूम रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि नेता निष्क्रिय रहे, विधायक ठीक और सांसद मंत्री निष्क्रिय रहे, गांव प्रवास पर कोई नहीं गया। मैं जो महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि उत्तराखंड की खेती के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो जंगली जानवरों का जो आतंक है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। लेंटाना उसकी प्रॉब्लम बन रहे हैं, लाल बास बन रहा है, गाजर घास बन रही है, लेकिन सरकार का उसकी तरफ पूरी तरह से उदासीनता है। वन विभाग, फॉरेस्ट हमारा जो डिपार्टमेंट है, इट इज द मोस्ट हाई हेडेड डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड। इसमें अधिकारी ज्यादा है और कर्मचारी कम है, और उसकी वजह से आज खामियाजा उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। जिस तरह से मातृशक्ति और छोटे छोटे बच्चे गुलदार का शिकार हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि रूह कांप जाती है। बिल्कुल यहाँ देहरादून के आबादी वाले क्षेत्र में गुलदार देखे जा रहे हैं, तो ये कितना बड़ा फेलियर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और समूची धामी सरकार का। और आज आपको एंटी इनकम्बेंसी महसूस नहीं हो रही होगी। इनका जय श्री राम के नारे के पीछे ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी का कोई अंडर करंट जनता में नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता को यूसीसी से मतलब नहीं है। आज बेरोजगार युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हताश निराश हैं। ठीक है। महिला अपराध में हम नंबर 1 बन गए हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार नंबर 1 आई पूरे थिंक 9 गरिमा हिमालयी जी, राज्यों में वुमेन उत्तराखंड बन गया, सिक्योरिटी यानी पे कि हम लोग एक सेपरेट टॉपिक रख लेंगे, और उस दिन मैं चाहूंगा जी बीजेपी के प्रवक्ता भी आए। कम से कम संतुलन बना रहता है, राजनीति में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल आपका बहुत धन्यवाद, आप देवभूमि डायलॉग के मंच पर आई, बहुत आभार आपका। कुल मिलाकर किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, ये बात सच है।
कि किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल पाता। यह बात भी उतनी ही सच है कि आपको ढूंढे कोई किसान इस उत्तराखंड में नहीं मिलेगा जो सामने आकर यह कह पाएगा कि साहब 2022 तक मेरी आमदनी दुगनी हो गई है। यह बात भी उतनी ही सच है कि हमारे राज्य में इन 24 सालों में विपणन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं किया गया। यह बात भी उतनी ही सच है कि महिलाओं को आगे लाकर हम एग्रीकल्चर में एक बड़ा बदलाव कर सकते थे। आज हमारे पास फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जैसी स्कीम्स है, लेकिन हम उस पर कितना प्रोएक्टिवली काम कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा खामियाजा उत्तराखंड के किसान को भुगतना पड़ रहा है। जिस राज्य की अर्थव्यवस्था में 6 से 70% लोग आज भी कृषि पर निर्भर करते हैं और उनकी आमदनी कम इसलिए है क्योंकि कृषि फायदे का सौदा नहीं रही, तो उन राज्य सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि हम कैसे अपनी किसानी को, अपने खेती को और अपने किसानों को समृद्ध बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।